नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम ये क्यों कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा? क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड सचमुच का स्कैम है? अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट जारी कर दी हुई है। तो ऐसे में किस पार्टी को कितना फायदा मिला था, किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे थे, ये सारी डिटेल अब पब्लिक हो चुकी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। इसके अलावा इसका यूज कैसे किया जाता था, क्यों ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये जारी कर देना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में कौन कौन से कंपनी शामिल हैं, कौन कौन से पार्टी शामिल हैं, किसको कितना फायदा हुआ है, किसने कितना बॉन्ड्स खरीदा है, ये जारी कर देना एक बहुत बड़ा कदम है, खास करके अपोजिशंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था एसबीआई को कि भाई आपके पास जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जो लिस्ट है, जो डिटेल्स है, उसको पब्लिक करो, चुनाव आयोग को दो। तो एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिया था। चुनाव आयोग ने 15 मार्च से पहले, 15 मार्च को डेडलाइन दी गई थी, 14 मार्च के दिन ही इन्होंने पब्लिक कर दी हुई है। दो लिस्ट इन्होंने जारी की हुई है और इस लिस्ट में बहुत सारे कंपनियों की पोल खुली है, बहुत सारी पार्टियों की पोल खुली हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा मेड पब्लिक बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखिए, द हिंदू का भी आर्टिकल है एसबीआई इलेक्शन बॉन्ड डाटा फुल लिस्ट ऑफ डोनर्स एंड रिसिपेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, 2017 के बजट में अरुण जेटली साहब तत्कालीन उस समय के वित्त मंत्री थे। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की एक स्कीम लाई। इस स्कीम के तहत इन्होंने ये कहा कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हुए या व्यक्ति हुए या कंपनीज हुई, वो किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती थी। लेकिन वो चंदा कैश होता था और उसमें टैक्स में बचत तो होती थी, लेकिन वो कैश में आता था। तो कई कई बार ये आरोप लगते रहे थे कि ब्लैक मनी जो है वो यूज किया जा रहा है चंदा के रूप में। चंदा मतलब यही कि समझ लो डोनेट कर रहे हो किसी पार्टी को। फिर अरुण जेटली जी ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई, इसके तहत ये कहा कि किसी एक बैंक को, एसबीआई बैंक उसके लिए चुनी गई, उस बैंक को जो भी कंपनी अगर किसी पार्टी को डोनेट करना चाहती है, चंदा देना चाहती है, तो उसको उस बैंक में बॉन्ड खरीद लेना होगा। ये बॉन्ड जो होगा वो 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का होगा। अब 1,000 रुपए का बॉन्ड हुआ, मतलब कि एक बॉन्ड। ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट में कई सारे बॉन्ड हैं और 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स थे। उसमें जो भी मन करे, अगर 1 लाख का बॉन्ड खरीदना है तो 1 लाख का बॉन्ड खरीद सकता है, 1,000 का बॉन्ड खरीदना है तो 1,000 का बॉन्ड खरीद सकता है। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड्स थे। तो जिनको जिनको कंपनियों को ज्यादा डोनेशन देना होता था वो 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदते थे, जिनको कम देना होता था अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते थे। अब वो कंपनी अगर मान लो बॉन्ड खरीदती थी, तो उनको एसबीआई से बॉन्ड लेना होता था, एक रिसिप्ट लेना होता था, इसे आम भाषा में बैंक नोट कहते थे। वो बैंक नोट जाकर पार्टियों को देना होता था, जिस पार्टी को वो डोनेट कर रहा हो। वो पार्टी जाकर के उसी बैंक में अपनी केवाईसी वगैरह पूरा डिटेल अच्छे से दी हुई हो, तो उसी ऑफिशियल अकाउंट पर वो बैंक नोट जारी दे करके 15 दिन के अंदर इनकैश करा लेती थी। ये नियम था इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब इसमें पूरी पूरी तरीके से एसबीआई गोपनीय रखती थी डिटेल्स। कैसे? अब मान लो जिस भी कंपनी ने कोई बॉन्ड खरीदा, मान लीजिए एक बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ रुपए का किसी एक एक्स कंपनी ने, उस कंपनी ने उस बॉन्ड को ले जाकर के किसी एक पार्टी को, मान लो बीजेपी को जाकर दे दिया। अब बीजेपी 15 दिन के भीतर जाएगी और उसको इनकैश करा लेगी। ठीक है, ये डाटा एसबीआई किसी और को नहीं भेजता था, किसी को पब्लिक नहीं करता था, तो ये बात गोपनीय रहती थी और पूरा का पूरा काम व्हाइट रूप में हो रहा था। ठीक है, तो ये तो स्कीम थी। लेकिन इसको जैसे ही लाया गया उसी टाइम से इसके विरोध होने शुरू हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई पर भी आरोप लगने लगे। एसबीआई से ये कहा गया कि भाई डिटेल्स सामने करो, पब्लिक करो, कौन कितना किसको डोनेट कर रहा है ये भी देखो। विपक्ष का कहना, देखिए यहाँ पर जब सत्ता पक्ष इसको लाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो उस टाइम पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाते समय यहाँ पर कहा गया था अरुण जेटली जी के द्वारा कि इससे जो ब्लैक मनी होता है उसका प्रचार प्रसार रुक पाएगा, फंडिंग जो होगी लीगल हो पाएगी, इसके अलावा ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा, चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ये इनका तर्क था। लेकिन वहीं विपक्ष का क्या कहना था? विपक्ष का कहना यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से पहचान जाहिर नहीं की जा रही है, इससे चुनाव में काले धन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरी बात, इसे किसी खास कंपनी को फायदा दिलाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। मान लो जैसे कि किसी कंपनी को लग रहा है कि ये फला पार्टी है, ये जीत जाएगी,
ये इसकी लहर चल रही है, ये जीत जाएगी और ये ज्यादा पावर में है, तो उसको बढ़िया ज्यादा ज्यादा मात्रा में डोनेशन देने लगी। विपक्ष की पार्टियां कमजोर होने लगी, उनको डोनेशन नहीं दे रही है कंपनियां, क्योंकि भाई उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं। तो अब उनको ज्यादा ज्यादा मात्रा में डोनेशन दे रही हैं, तो बदले में जब जीत गए तो जीतने के बाद क्या कहेंगी कि भाई देखो हमने डोनेशन किया था, अपने हिसाब से अपनी मदद आपकी मदद की थी, अब आप भी हमारी मदद करो, ये फला वाला प्रोजेक्ट जो है ना इसको हमको दिला दो, ये वाली जो स्कीम है ना इसको हमको दिला दो। कई कई बार तो ये भी आरोप लगते हैं कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो खुद से प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसके बाद सरकार के पास जाते हैं कि देखो ये यहाँ पर ऐसा अगर प्रोजेक्ट बन जाए, ऐसा होगा तो इसमें पब्लिक को फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, रोजगार भी आएंगे, तमाम तरीके के वो प्रोजेक्ट खुद ही जाकर समझाते हैं, फिर सरकार कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से भी मिलते आए हैं। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ये आरोप लगा रहे थे विपक्ष पार्टी। तो 2019 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी सुनवाई की, हालांकि जो विरोध है 2017 से ही कर दिया गया था, जब ये लागू किया गया था तभी से, लेकिन तब से ये मामला चलता रहा और अब जाकर के इसको अभी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चुनी हुई 29 ब्रांच में से कोई भी जाकर के कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जाकर बॉन्ड खरीद सकता था। ये बॉन्ड जो है 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के थे। जैसे आप नोट लेते हो ना, जैसे कि 1,000 का नोट तो अभी नहीं है, 500 का नोट हुआ, ठीक है, 200 का नोट हुआ, 100 का नोट लेते हो, ऐसे बॉन्ड लिया जाता है। मान लो 1 करोड़ का एक बॉन्ड ले लिए आप, या 1 करोड़ के मान लीजिए 10 बॉन्ड ले लिए, तो आप जो मैक्सिमम 1 करोड़ का था हो सकता था, यानी अगर किसी को अगर 10 करोड़ का खर्च करना है तो उसे 10 बॉन्ड खरीदने होंगे। अब वो 10 बॉन्ड लिया और उसके बाद 10 बॉन्ड ले जाकर किसी पार्टी को दे देगा, तो वो पार्टी जाकर के उसको इनकैश करा लेगी। ये होता था, अपनी पूरी केवाईसी देनी होती थी उस कंपनी को भी और उस पार्टी को भी। उसके बाद पिछले लोकसभा या विधानसभा में, अच्छा एक चीज और, इसमें यह भी नियम था कि उसी पार्टी को डोनेट किया जा सकता है जो पार्टी उस लायक हो, उस काबिल हो, वो पिछली लोकसभा या पिछली विधानसभा में कम से कम कुल वोटों का 1% वोट पाया हुआ हो, इसीलिए उसी पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। किसी ऐसा नहीं कि कोई भी अपने नाम से पार्टी बना ले और उसके बाद उसी पार्टी के नाम से वहां डोनेट करने लगे, ब्लैक को व्हाइट करने लगे, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर बॉन्ड पाने वाला राजनीतिक दल इसे इनकैश कराता था वेरीफाइड बैंक अकाउंट में। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम असंवैधानिक है, इसके अलावा गोपनीयता बनाए रखना इसमें असंवैधानिक है, स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, आरटीआई का उल्लंघन है ये। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और लिया आगे, क्या लिया कि भाई देखो बैन तो लग गया है लेकिन अब इसकी डिटेल भी जारी करो। 2019 से लेकर आज तक कितने कौन डोनेशन पाए हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट जारी करो, किन्होंने कितना डोनेट किया है, किन्होंने कितना रिसीव किया है, इन सबको बताओ। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने अभी 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा जारी कर दिया। इन्होंने बताया एसबीआई ने हमें 2 पीडीएफ फाइल भेजी थी, वो दोनों पीडीएफ फाइल ये रही आपके सामने। एक पीडीएफ फाइल में तो जिन कंपनियों ने जितने जितने बॉन्ड्स खरीदे हैं, जितने रुपए के खरीदे हैं वो लिस्ट है, और दूसरी पीडीएफ फाइल में किन किन पार्टी ने जाकर के उसको इनकैश कराया हुआ है उन बॉन्ड्स को, वो लिस्ट है। तो दोनों लिस्ट आपके सामने हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, 763 पेजों की 2 लिस्ट है। ठीक है, दूसरी में राजनीतिक दलों की है। 15 मार्च को इसको डेडलाइन दी गई थी और अभी ये डेडलाइन कंप्लीट हो गई है। बात आती है सबसे ज्यादा दिया कौन, सबसे ज्यादा लिया कौन। तो देखो सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल करके आई। लोग उम्मीद कर रहे थे अडानी अंबानी ये सब सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदते होंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लो कि वही होता ना कि वक्त ही बदल गया, जज्बात बदल गए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये जो है 1208 बॉन्ड खरीद करके टोटल लगभग 12 अरब का यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड्स खरीदा हुआ है। इसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 821 बॉन्ड खरीदे हुए हैं। इसके बाद इधर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, 410 खरीदे हुए हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, वेदांता है, उसके बाद फिर इसेल माइनिंग है, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन है, इसके बाद कैमनियर है, इसके बाद मदन लाल है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है। मतलब इसमें देख रहे हो आप भारतीय एयरटेल यहाँ पर है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दिख रही हैं। उत्कल एल्यूमिनिया है, डीएलएफ है, ये सब कंपनी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये
1-2 साल का नहीं है, ये शुरू से जब से बॉन्ड स्कीम शुरू हुई है तब से अभी तक के खरीदे हुए हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला है, किस पार्टी को फायदा मिला है, बॉन्ड किसको कितना मिला है, तो यहाँ पर ईयर के हिसाब से दिया गया है डेटा। आप एक रफ डेटा देख सकते हो। 2019-20 के चुनाव में सबसे ज्यादा लगभग 2500 करोड़ का बॉन्ड जो है, ये मतलब इसका चंदा मिला हुआ था बीजेपी पार्टी को। बीजेपी और कांग्रेस की ही यहाँ पर दो बड़ी पार्टियों का कंपैरिजन करके दिखाया गया है। 2018-19 में लगभग 1500 करोड़, 2017-18 में देखिए लगभग 200 करोड़ के आसपास, 2021-22 में 1000 करोड़ के आसपास, और यहाँ पर 2022-23 में लगभग 1300 करोड़ रुपए का चंदा मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी पार्टी को। ओके, वहीं पर आप देख सकते हो विपक्ष में जो है उसमें। अब देखो, इसमें एक बात है, साफ है बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन ये जरूर चाहता है कि भाई जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो मंत्रालय में है, उनसे हमारी संपर्क अच्छी रहे, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में या फिर मान लो कभी कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कत आ गई, या कोई सैंक्शंस लगना हो, बैन लगना हो, तो उसमें अगर भाई जुगाड़ रहता है, पहुंच रहती है, तो काम आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वो इसके बदले में क्या करेंगे, संपर्क बनाने के लिए क्या करेंगे, तो संपर्क बनाने के लिए भाई सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये चंदे के रूप में सपोर्ट करते हैं। ये कटु सत्य है, ग्राउंड लेवल पर ये सच्चाई है, किसी से छुपी नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये भी एक वजह है कि इसको सबसे ज्यादा बॉन्ड्स मिल रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा। आपके हिसाब से यहाँ पर केवल एक पार्टी को इतना ज्यादा मिलना, मतलब आप एक लिस्ट जारी की गई, उसमें लगभग 46% जो है वो बीजेपी को मिल रहा है अकेले, 46%। ठीक है, ओवरऑल इतनी पार्टीज हैं, उसमें 46% अगर अकेले बीजेपी पार्टी को मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा था, मतलब अब तो था ही हो गया क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई आ जाओ एग्जाम, ये लीगल तरीके से तैयारी कर करके आप कमा सकते हो, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो, करियर बना सकते हो। वरना ये पार्टी वार्टी वाले तो लंबे लंबे में खेल रहे हैं, करोड़ों अरबों में। टेक्नीशियन की भर्ती जो आई हुई है उसकी तैयारी कराई जा रही है एमजेटी एजुकेशन के द्वारा। इसका कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आरपीएफ की भी वैकेंसी के लिए भी बैच लाया गया है और टेक्नीशियन के लिए भी नया बैच लाया गया है। बाकी पुराने बैचेस भी लोको पायलट के और बाकी चीज़ों के चल ही रहे हैं। आप एमजेटी ऐप पर जाकर के आप मेरे द्वारा सारी क्लासेस पढ़ सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वीडियो के सेक्शन में जाकर के आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।